नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान जब इस सरकार ने बजट पेश किया तो शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान हुआ और सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से, इस एलोकेशन से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं और ज़मीन पर जो शिक्षा क्षेत्र में जिस तरह की दुर्व्यवस्था है, जिस तरह की अव्यवस्था है, जिस तरह की दिक्कतें हैं, उसको लेकर सरकार की क्या मंशा है और विपक्ष जो इन सवालों को विधानसभा में रख रहा है, उन सवालों पर सरकार क्यों नहीं गंभीर होती है। सवाल शिक्षा मित्रों का भी है, सवाल बेसिक एजुकेशन में और भी व्यवस्थाओं का भी है, तदर्थ शिक्षकों का मामला है, सहायक शिक्षकों के ट्रांसफ़र और प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नति का भी मामला है, उनके प्रमोशन का भी मामला है। कर्मचारियों की जो स्थिति है स्कूलों में, वो भी एक सवाल है और सवाल है कि पिछले कई सालों से गैर शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों, कॉलेजों और माध्यमिक विद्यालयों में नहीं हो रही है और उसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सारे सवालों पर मैं चर्चा करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन सवालों पर विपक्ष जब इन सवालों को उठा रहा है विधानसभा और विधान परिषद के भीतर, तब क्या स्थिति आ रही है और इससे जुड़ा मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, द इंडियन पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इसी से आप हमसे जुड़े रहेंगे और शिक्षा क्षेत्र को लेकर जो मैं खबरें करता हूं, जो जानकारी आपके सामने रखता हूं, उससे आप अनजान नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस बार के बजट में जो बड़े बड़े प्रावधान किए हैं और उन प्रावधानों की बदौलत सरकार ये उम्मीद कर रही है कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शिक्षा क्षेत्र में जो अभी स्थिति है उससे स्थिति बेहतर होगी और इसके लिए सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए ख़ास तौर पर 1000 करोड़ का ऑपरेशन कायाकल्प का उनका बजट रखा है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट अलंकार है। 10 करोड़ रुपए संस्कृत के छात्रों के लिए वजीफ़ा के लिए रखा गया है और 1010 करोड़ रुपए पीएम श्री योजना यानी बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में जो अलग से एक विकास होना है उसको लेकर सरकार ने पैसे अलॉट किए हैं और 900 करोड़ का बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सरकार ने ये 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब सवाल उठता है कि इतने करोड़ रुपए लगा देने के बाद क्या इसका लाभ शिक्षा क्षेत्र को मिलने जा रहा है? क्या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो एडहॉक टीचर्स हैं कॉलेजों में, जो वित्त विहीन शिक्षकों का सवाल आता है, क्या उनकी स्थिति में कोई बदलाव आएगा और क्या उनकी स्थिति में बदलाव किए बगैर शिक्षा क्षेत्र में कोई बदलाव हो सकता है कि हम उनकी समस्या पर गौर ही नहीं करें, हम उनकी समस्या को अनदेखा करें और हम ये उम्मीद करें कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने जो फैसले किए हैं वो सब कुछ बदल जाएगा, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, प्रदेश के शिक्षक खुशहाल हो जाएंगे। और यही सवाल जब विपक्ष सदन के भीतर उठा रहा है तो उसको क्या जवाब मिल रहा है? शिक्षकों के मामले में शिक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए जो भी सवाल आ रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद में, उसको एक औपचारिकता के तौर पर निपटाया जा रहा है। हालांकि ये एक अच्छी स्थिति है कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के विधायक, विपक्ष के विधान परिषद सदस्य इन सवालों को लगातार उठा रहे हैं, सरकार के सामने लगातार एक चुनौती पेश कर रहे हैं, उनको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में कुछ किए जाने की ज़रूरत है वहाँ सरकार का ध्यान नहीं है और उन क्षेत्रों में सुधार किए बगैर शिक्षा के विकास की बात करना, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की बात करना सिर्फ और सिर्फ कागजी और एक बेमानी बात है। तो मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं, इससे पहले कि उस वीडियो के जरिए आप शिक्षा क्षेत्र की ज़मीन पर जो समस्याएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, जो वित्त विहीन विद्यालयों में काम करने वाले एडहॉक टीचर्स की जो समस्याएं हैं,
एक एक करके सारी समस्याएं गिनवाई गई है और सरकार के सामने रखी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार इस वक्त सुन कहाँ रही है। इन सवालों पर सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार के सामने अपना एजेंडा है। सरकार जो किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रही है उसके बदले में वो रिजल्ट के तौर पर वो अपनी सत्ता की ताकत देख रही है। और यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, बदलाव की स्थिति नहीं बन पा रही। शिक्षा मित्रों का भी मामला लगातार उठ रहा है सदन के भीतर, और मैं जिनकी बात रखने जा रहा हूं आपके सामने इस वीडियो में, उन्होंने शिक्षा मित्रों के बारे में क्या कहा है, मैंने पहले छोटा सा एक हिस्सा सुनवाता हूं आपको। शिक्षा मित्रों की स्थिति आपके सामने बयां हो चुकी, कहीं कुछ करना नहीं। लेकिन यह पहला देश होगा, यह पहला प्रदेश होगा कि जहां गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने वाले, जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करने वाले लोग हैं, जो गुरु और शिष्य की परंपरा को इस भारत के देश में जीवंत बनाए हुए हैं, उन्हें अध्यापक का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह अध्यापक के रूप में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी विधान परिषद में शिक्षा क्षेत्र की बातों को रखने के लिए एक मुखर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और भी कई लोग सवाल रख रहे हैं और भी कई लोगों ने सवाल रखे भी हैं इस बार भी। लेकिन मैं ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जो ये उनका जो भाषण है उसको आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कड़ीने से एक एक करके शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम सवालों को सरकार के सामने बहुत ही मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने बात की है उन शिक्षकों की जो 62 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसी पूरी दुर्व्यवस्था में, इसी पूरी अव्यवस्था में, और अब 31 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। उन्होंने बात की है 14,000 अस्थायी मान्यता प्राप्त टीचरों की। उन्होंने बात की है स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों के क्या हालत है उसकी, एडहॉक टीचर्स की बात की है, और निःशुल्क चिकित्सा के नाम पर जो छल हुआ है उसका सवाल भी उठाया है। उन्होंने महिला विद्यालयों में जो प्रबंधकों का दखल है, किस तरीके से महिला विद्यालयों में जो प्रबंधक हैं, जो कॉलेज चलाते हैं, वो किस तरह से आकर स्कूलों में बैठे रहते हैं और किस तरह से वो निगरानी करते हैं, जिससे पठन पाठन का एक जो माहौल है वो नहीं रह पा रहा है। ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। कंप्यूटर शिक्षकों का सवाल उठाया है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में जो नए पद सृजित किए जाने चाहिए उसका सवाल भी उठाया है। और नई शिक्षा नीति की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन पठन पाठन का विद्यालयों में, माध्यमिक स्कूलों में या कॉलेजों में किस तरह की व्यवस्था है, इसको लेकर भी उन्होंने बात रखी है। शिक्षा मित्रों का सवाल तो खैर उन्होंने उठाया ही है। शिक्षकों के अनुपात, शिक्षक और छात्रों के अनुपात का सवाल भी उन्होंने सही तरीके से रखा है। और प्रधानाध्यापक किस तरह से उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है और वो रिटायरमेंट के कगार पर आ गए हैं, और कैसे उनको रिटायरमेंट जब मिलेगा तो किस तरह से उनको आने वाले समय में किस आधार पर पेंशन मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सारे सवाल उन्होंने रखे हैं। और किस तरह से ट्रांसफर्स के लिए जो लोग, जिन लोगों का ट्रांसफ़र रुका हुआ है, जो लोग अपनी सही जगह तैनाती नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनके अंदर निराशा है, उनके अंदर जो है अच्छे से काम करने की, अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देने की या शिक्षण करने की जो उनकी दिक्कतें हैं उन पर जो विचार नहीं हो रहा है और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन में उलझा कर रखा गया है, ये सवाल भी उन्होंने रखा है। और हालांकि बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पूरे वीडियो को देखें और समझें। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के सवाल उठाए जाने के बावजूद आपके नेताओं के जरिए, जो शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, जो जिनके रग रग में शिक्षा बसा हुआ है, जो चाहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में बेहतरी हो, और ऐसे लोग जब सवाल उठाते हैं तो उनको टका सा जवाब मिलता है। ऐसे सवालों पर विधानसभा में और विधान परिषद में बहस की इजाज़त नहीं मिलती है। तब क्या करना होगा? तब आपको ही इन सवालों पर ज़्यादा मुखर होना पड़ेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह की
जो समस्याएं हैं शिक्षा क्षेत्र की वो सामने आनी चाहिए। और सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के लोग इसे नहीं समझें, शिक्षा क्षेत्र से तो पूरा समाज जुड़ा हुआ है। पूरा समाज, हम सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं, और उन सब की क्या स्थिति है, उन सब का भविष्य कैसे बनेगा अगर स्कूलों में ही व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अगर शिक्षकों की ही समस्या का समाधान नहीं होगा, अगर एडहॉक पर पूरी जिंदगी काम करते रहेंगे वित्तविहीन विद्यालयों के टीचर, तो कैसे काम चलेगा। ये सवाल सरकार के सामने होना चाहिए, और ये सवाल सरकार के सामने मजबूती से तभी जाएगी जब इस पर चर्चा होगी। और इसीलिए मैं इस तरह की चर्चाओं को आपके सामने रखता हूं, ताकि आप भी इसी तरह की चर्चाओं को विस्तार दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस तरह की चर्चाएं समाज में बढ़े, समाज इस पर चिंतन करे। सिर्फ मंदिर मस्जिद से देश का कल्याण नहीं होगा, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। मंदिर मस्जिद जितना जरूरी है, जितना धर्म भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा देश है जो दुनिया में अनोखा है। उस अनोखेपन को हम और आप समझते हैं, लेकिन शिक्षा जिससे हमारा भविष्य बनता है, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, जिससे एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं ध्रुव कुमार त्रिपाठी की पूरी बात आपके सामने रख देना चाहता हूं। हालांकि उसमें से मैंने कुछ हिस्से काट दिए हैं ताकि वो वीडियो लंबा नहीं हो, लेकिन शिक्षा क्षेत्र को लेकर उन्होंने जो गंभीर बातें की हैं, उन्होंने जो चर्चाएं रखी हैं, वो सब सुनने लायक है। और इसलिए मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन सवालों को, उनके बात को आप ध्यान से सुनिए। प्रदेश में इसी सरकार ने, इसके पहले की सरकारों ने, सबने राज किया है। माननीय, कोई यह नहीं कह सकता हमने राज नहीं किया, लेकिन मान्यता प्राप्त, अस्थाई मान्यता प्राप्त 14,000 के लगभग पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां के शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वो नौकरी में एक योग्य शिक्षक के रूप में आए थे, और उनको उनके परिवार, उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को यह अभिलाषा थे कि हमारे बाबू मास्टर हो गए हैं, हमारे बाबू कमी हैं। लेकिन पूरा 62 बरस की आयु व्यतीत करने के बाद भी 1984-85 से माननीय अधिष्ठाता जी 84-85 से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जो परंपरा थी, सरकारें उदारता पूर्वक उनको अनुदान सूची पर लेती थी, वह 2006 के बाद वह बंद कर दिया गया। वह तो कुंठित हुए ही। एक विद्यालय में कम से कम 20 शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत। अब 14,000 तो अस्थाई मान्यता प्राप्त है। मान्यवर, उनका तो कुंठित हुए, उनका तो जीवन सेवानिवृत्त हो गए बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के। उनका परिवार भुखमरी के कगार पर हो गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, वो विद्यालय भी बंद होने के कगार पर हो गए। छात्रों से जो कुछ मिलता था, मानवर, किसी भी अध्यापक के आंसू, कर्मचारी के आंसू नहीं पूछे गए। मानवर, मैं आपसे आगे निवेदन करूं, अभी बड़ी चर्चा हुई है स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षकों, जिनके ओर से हम भी आए हैं, आप भी आए हैं। उनके लिए तो सेवा नियमावली तक नहीं बनी।
वेतन की समानता को कौन कहे। आजादी के 75 वर्ष के बाद वो व्यवस्था भी 87 में शुरू हुई थी मान्यवर, लेकिन किसी ने वह सुध नहीं ली। मैं तो जब आया था विधेयक, अधिनियम पारित हुआ, तो जब उनको पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिया गया तो मैंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, स्वागत किया। लेकिन उसी में नहीं क्या है, कौन सी योग्यता लगा दी गई कि वेतन वितरण अधिनियम नहीं लागू होगा, चयन बोर्ड अधिनियम नहीं लागू होगा, और आगे आते आते प्रशासन योजना भी नहीं लागू होगी। तदर शिक्षकों की बात उठी ही तो पीठ से कृपा उदारता पूर्वक निर्देश हुआ कि उनके जो कार्य कर रहे हैं वेतन दें। हमने धन्यवाद भी दिया था माननीय। निःशुल्क चिकित्सा आप भी जाते होंगे या हमारे सभी माननीय सदस्य जब अपने क्षेत्रों में जाते होंगे तो शिक्षक तो जरूर कहता होगा कि हमें निःशुल्क चिकित्सा में द्वितीय नागरिक बना दिया गया और सबको दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। और भ्रष्टाचार का तो बातें नहीं, क्या कहा जाए। कार्यालयों में हमसे आप बेहतर नहीं तो पूर्ण रूपेण जरूर जानते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महिला विद्यालयों में न मालूम कहां से अधिकार प्राप्त हो गया है। अध्यापक और प्रबंधक के परिवार के लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई न कोई जरूर आकर के बैठा रहता है। यह हस्तक्षेप, इस तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मान्य कि महिला विद्यालयों में प्रबंध तंत्र के लोग आकर के, उनके लोग आकर के बैठे। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षक आप जानते ही है। आप कहेंगे मैं तुरंत छोड़ दूंगा, मैंने दे दिया था, वो कोई वह नहीं है। कंप्यूटर शिक्षक जो कुछ दिन काम किए बाहर हो गए, दुनिया कहां जा रही है। आज हम भी यह गर्व से कहते हैं कि हमारा सारा लेखा जोखा कंप्यूटर पर है और सदन में जो है पूरी कंप्यूटराइज व्यवस्था हो गई। विद्यालय में है ये नहीं है। जो बच्चा इंटरमीडिएट पास करेगा कहां जाएगा? व्यवसायिक शिक्षा है, वह मान्यवर वही पुराना रुपया। जैसे मालूम होता है कि अंग्रेजों के समय में जब जमींदारी प्रथा उनका उन्मूलन हुआ था तो जो कुछ दे दिया गया, चूनी खुदी 10 रुपया 5 रुपया उनको वह मिलता रहा। वह आज 10 साल से उन व्यवसायिक शिक्षकों को वही मिल रहा है। दुनिया, ये सरकार जो है कौशल विकास मिशन चला रही है, प्रशिक्षण के नाम पर, उनको उद्योग देने के नाम पर आगे तमाम सभाएं, तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भावना को लेकर के उसके अंत्योदय का, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के उद्देश्य से जो लोकोपकार की भावनाओं से जो विद्यालय स्थापित हुए, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो है वह व्यावसायिक शिक्षा से वंचित हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई उनके लिए उद्देश्य नहीं, उनके लिए कोई लैब नहीं। मान्यवर, अलीगढ़ मंडल, चित्रकूट मंडल, देवी पाटन मंडल 15 बरस पहले बन गया।
माननीय अधिष्ठाता महोदय, और आज जो जिस पार्टी की सरकार है वही सरकारें थी, उन्हीं के द्वारा सृजित किया गया, सब में हो गया, आबकारी में हो गया पद सृजित, मनोरंजन में हो गया, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में संयुक्त शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा निदेशक के पद सृजित नहीं हुए, और जिसका परिणाम यह है कि नेपाल की तलहटी में रहने वाला अध्यापक जो श्रावस्ती के भिनगा से 25 किलोमीटर दूर है, वहां से जब चलता है, आता है अयोध्या अपने जीपीएफ ऋण के लिए, तो वह कितनी तैयारी करके आता है, कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार या मानाकानी किस तरह से है, कोई छिपा नहीं है मान्यवर। मुझको कोई आपको उपदेश नहीं देना है, सदन को कोई उपदेश नहीं देना है, आज तक नहीं हुआ मान्यवर। और ये देवी पाटन मंडल और चित्रकूट धाम मंडल और अलीगढ़ मंडल, ये धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक के रूप में उनके नाम से स्थापित किए गए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इस सदन में बार बार उठा, कई सरकारों से सबसे आर्जू किया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, और आज अध्यापक परेशान है, बदहाली में है, और उसको जो है उसका कोई और विकल्प दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। मान्यवर, रोज नई टेक्निक की शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत तमाम वह लागू किए जा रहे हैं, लेकिन अध्यापक से कोई ऐसा काम नहीं है, उसको पढ़ाने नहीं दिया जाता, उससे सारा काम लिया जाता है। मैं भाग्यशाली इसलिए हूं कि आप भली बात उसको जानते, उसको पढ़ाने नहीं दिया जाएगा, और अपमानित करने के लिए अब परीक्षा हो रही। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, और कुछ जिम्मेदार लोग कहते हैं ये कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका लगेगा। मान्यवर, अध्यापक को अध्यापक का दायित्व का निर्वहन करने दीजिए, अन्य कार्य के लिए तो पूरा साम्राज्य उन अबोध गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित क्यों किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों की स्थिति आपके सामने बयां हो चुकी, कहीं कुछ करना नहीं, लेकिन यह पहला देश होगा, यह पहला प्रदेश होगा कि जहां गुरुतर दायित्व का निर्वहन करने वाले, जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करने वाले लोग हैं, जो गुरु और शिष्य की परंपरा को इस भारत के देश में जीवंत बनाए हुए हैं, उन्हें अध्यापक का भी दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह अध्यापक के रूप में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त है। मान्यवर, कम से कम मैंने एक आज 3-4 साल पहले एक 100 यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज की ग्रेडिंग देखी थी मान्यवर। उसमें टॉप पर वह आईआईटी था कि जिसमें टीचर्स, प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो 1:3 का था, और 20 तक आते आते 100 की संख्या पूरी हो गई। हमारे यहाँ जो स्थिति है, आप तो स्वयं प्रोफेसर हैं, उनको कोई छिपी नहीं। मान्यवर, राजकीय विद्यालय हैं, वो शिक्षक पदोन्नत नहीं पा रहे हैं। सरकार कहती है, माध्यमिक शिक्षा विभाग कहता है कि हमारे यहाँ इतने प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं,
डीपीसी भी हो चुकी है, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है। अब कहां से कहां अटका हुआ है। अच्छा, विशेषता यह है कि कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग जो है 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब उनका क्या होगा? वो तो कुंठित होकर के रहेंगे। स्थानांतरण की व्यवस्था आप जान रहे हैं। आज हमारे पूर्व नेता सदन ने कहा एक किक से इतने लोगों की नियुक्ति कर दी गई। बड़ा प्रदेश भी है, 24 करोड़ लोग हैं, सरकारें बनती हैं देश की, वह यह प्रदेश है। लेकिन बागपत का जो वहां के हरियाणा की भाषा जानता है, वह कुशीनगर में जाकर के पोस्ट होगा। वह जाकर के सोहगी बरवा जंगल के पास पोस्ट होगा और उसमें और तो और विकलांग महिलाएं हैं जिनको अपनी आबरू ही बचाने में उनको संशय लगा रहता है। मान्यवर, आपसे मैं सही कह रहा हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो स्थानांतरण के यदि पद है जहां, वो जाएंगे पद के प्रति ही, जहां भी उनको स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ तो यहाँ यह लटका हुआ माध्यमिक शिक्षा विभाग कहता है कि अब फिर ऑनलाइन होगा, नहीं फिर ऑफलाइन होगा, नहीं ऑनलाइन होगा। जैसे किसी नौटंकी में कोई हास्य वाला जो है प्रस्तुत, नहीं लड़ाई बंद, नहीं लड़ाई शुरू। यह होते होते 2 साल हो गया, किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। यह इस पर जो है जरूर विचार और स्थान देने की जरूरत है। मानव जी ठीक, आप सुधार दिए, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मानव चतुर्थ श्रेणी 2009 से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती इस प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में नहीं हो रही। डिग्री कॉलेजों में होती थी, वो अभी बंद हो गई। अब स्कॉलर रजिस्टर कौन रखेगा, देखेगा? घंटी लगाने वाला नहीं कोई है। एक बार ऐसे एक अधिकारी यहीं से चले गए, एक राजकीय इंटर कॉलेज था, वहां का जो वॉशरूम था वह बहुत बदबूदार और गंदा था, वह नहीं गए। वह प्रिंसिपल के कमरे में गई, वह प्रिंसिपल खुद अपने साफ करती थी। अब उसने खोलने में देरी कर दी, पहचानने में देरी कर दी, वह हटा दी गई। कोई वॉशरूम साफ करने वाला नहीं, कोई घंटी लगाने वाला नहीं, कोई रजिस्टर को रखने वाला नहीं है। और आज कम से कम कुछ नहीं तो मानवर 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, एक चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई। कोई चतुर्थ श्रेणी है ये नहीं, बाबू खाली हो गए। एक परीक्षा हुई तो उसमें ऐसा आया मान्यवर कि 100 से मेरिट शुरू हुई, और जो 100 से मेरिट शुरू होने वाले माननीय शर्मा जी 100 से शुरू हुए लिपिकों की भर्ती के, और जब टेस्ट हुए तो न मालूम कौन सा जादू मंत्र था कि सबके सब फेल हो गए। टाइपिंग टेस्ट में जहां जिस जनपद में 25 हो वहां 2 पास हुए, 1 पास हुए, पास नहीं हुए। विद्यालय चतुर्थ श्रेणी से, लिपिक से खाली हो गया है। प्रधानाचार्य स्वयं लिपिक बना हुआ। अरे साहब, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे ऐसे बहादुर अधिकारी आपने बैठा दिया कि एक दिन में वह सूचना 4 बार मांगते।
और उसका फल कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। आपको मैं बताऊं कि कोरोना काल में अध्यापक जो पंचायत ड्यूटी किए वो दूसरे नंबर के नागरिक थे, क्योंकि पहली अगली पंक्ति के जो कर्मचारी थे उनको कोरोना का वैक्सीन लगा दिया गया था, लेकिन हमारे अध्यापकों का, चाहे वह प्राथमिक हो, चाहे वह माध्यमिक हो, चाहे डिग्री कॉलेज के हो, उनको नहीं लगाया गया, उनको नहीं लगाया गया। और जब पंचायत चुनाव हुआ मानवर, तो उस पंचायत में इतने लोग ग्रसित हो गए कि यदि आंकड़ा लगाएं, एक उच्च स्तरीय कोई जांच हो जाए, तो सबसे अधिक शिक्षक और शिक्षक परिवार उस महामारी में, उस वैश्विक महामारी में अपने जान खोए, गंवाए, या परिवार का कोई न कोई चला गया। क्योंकि संक्रमण हुआ, मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी जो है मानसिंह की तरह तेज रही हो, तो नहीं हुआ, तो परिवार में कोई छू लिया तो उसको हो गया। लेकिन उन शिक्षकों के परिवारों को मृतक आश्रित के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बावजूद सबको जो है चपरासियों पर नियुक्ति कर दी गई, किसी को बाबू पर नियुक्ति नहीं दी गई। और तमाम ऐसे शिक्षक थे, परिवार थे, जो अनुग्रह धनराशि भी, मुआवजा धनराशि भी नहीं प्राप्त हुआ। मान लो उनको ग्रेजुटी के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है कि हमको ग्रेजुटी चाहिए, क्योंकि शासन से आदेश हो गया, लेकिन अधिकारी आपके सुनते नहीं, आपके करते नहीं। उन अधिकारियों की वैसे है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भाई ठाड़ पर गुरा, उनको कहीं कोई मतलब नहीं। कोई भी अध्यापक बिना कोर्ट में ग्रेजुटी की धनराशि नहीं पाया मानवर। अब कौन अध्यापक है जो अपने मरने की तिथि जानता है और विकल्प भर देगा? तो यह स्थिति है मानवर। आपसे अनुरोध है कि जो आरटीई है उसके तहत जो 1 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने की व्यवस्था है, यह मानवर 2009 से शुरू हुआ। इस सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने 2011 में अडॉप्ट किया कि हम लागू करेंगे, प्रभावी करेंगे। आदरणीय ढिल्लो भाई, जरा सुन लो मेरी पीड़ा, वो आपकी भी है, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं। वह जो है, जो एक नियम बना कि जो निकट का पड़ोस का विद्यालय होगा, एक पब्लिक स्कूल होगा, तो वहां गरीब परिवार का भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन आप प्रदेश का बजट तो देखो, उस गरीब परिवार के उस बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन की कितनी बाधाएं हैं, उतना तो मानवर एवरेस्ट पर चढ़ने की बाधाएं नहीं होंगी, इतनी बाधाएं हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस आरटीई एक्ट के तहत ये सदन के सारे सदस्य निर्वाचित हैं। ये लोग कितने पब्लिक स्कूलों में एडमिशन कराए हैं, ये किसी से कोई छिपा नहीं हो पा रहा है। कानून है, भारत सरकार, भारत की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, इस प्रदेश की सरकार ने उसको अडॉप्ट किया 2 साल बाद, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो कम से कम यह व्यवस्था हो जाए कि यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा यदि पड़ोस के विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में कहीं कोई बाधा न हो, जो भी और अन्य नियम हो उसका सरलीकरण हो। बच्चा तो है, माननीय कानून व्यवस्था के रूप में
मैं और नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन यह है कमी तो आई है। हमारे माध्यमिक विद्यालयों में जो सुहादे घूमते थे किनारे, लड़कियों के विद्यालयों में जो फप्तियां कसते थे, तमाम घटनाएं घटती थी, लेकिन उसे और मजबूत करने की जरूरत है मानव, क्योंकि यदि मजबूत नहीं होगा तो विद्यालय दूषित होगा। जब विद्यालय दूषित होगा तो समाज दूषित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। इसी तरह हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि शिक्षा को लेकर समाज में चर्चा होती रहे और शिक्षा भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर समाज के सामने हो। धन्यवाद, आपने आखिर तक हमारा ये वीडियो देखा है।